गीता समझ गई कि अरुण पर विश्वास करके उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। गीता को मारने के बाद अरुण उसका रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गया था। पुलिस ने आखिरकार अरुण को तो पकड़ लिया, मगर अनीता को अफसोस है कि मां की नादानी से पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात एटा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। चंद्रपाल जब घर आया तो अनीता घर के अंदर बाहर हो रही थी। चंद्रपाल ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान सी दिख रही हो। अनीता ने ठंडी सांसें ली और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि बात ही परेशानी की है? मम्मी अभी तक घर नहीं आई है। उनका कल ही फोन आया था कि वो पापा के साथ आ रही है। उन्हें तो दोपहर में ही यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। तुम नहीं जानते वो अरुण मिश्रा कितना शातिर आदमी है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो मम्मी को नुकसान ना पहुंचा दे। देखो, तुम चिंता ना करो, मैं मोबाइल पर बात करता हूँ। वैसे तुम्हारी मम्मी ने कुछ सोचकर ही उससे दोबारा शादी की होगी, चंद्रपाल ने कहा। इसके बाद वो नंबर मिलाने लगा, लेकिन अरुण मिश्रा का फोन स्विच ऑफ था। देखो अनीता, अभी तो रात हो गई है। सुबह मैं खुद जाकर अरुण मिश्रा के पिता के यहाँ पता करके आऊंगा। अभी तुम सो जाओ। लेकिन अनीता को रात भर नींद नहीं आई। जब से अरुण मिश्रा नाम का आदमी उसकी जिंदगी में आया था, जीना ही मुश्किल हो गया था। वो तो उस घड़ी को कोस रही थी जब माँ ने अरुण के साथ दोबारा शादी करके दुनिया बसाने का फैसला किया था। अपने फौजी पिता को याद करके अनीता रोने लगी थी। उसके पिता का दोस्त था ये अरुण मिश्रा। मंडावली में उनके घर के बगल वाले घर में किराए पर रहता था। अरुण ने पिता के साथ दोस्ती कर घर में जगह बना ली और पिता की मौत के बाद मां की जिंदगी में आ गया था। अरुण मिश्रा पुत्र वीरेंद्र सिंह एटा जिले कस्बा सिद्धपुरा के गांव बिलोटी का रहने वाला था। वो दिल्ली की पूनी फैशन डिजाइन कंपनी में काम करता था। अरुण मिश्रा की शादी नमला भवन की शारदा के साथ हुई। शारदा से एक बेटे का जन्म भी हुआ, लेकिन शारदा के साथ उसकी पटरी नहीं बैठी और एक दिन संदिग्ध परिस्थितियों में शारदा की मौत हो गई। उन दिनों अरुण दिल्ली में नौकरी करता था। शारदा भी कुछ महीने पहले उसके साथ दिल्ली रहने गई थी, लेकिन जब वो दिल्ली से वापस लौटा तो शारदा उसके साथ नहीं थी। अगले दिन सुबह नाले में शारदा का शव मिला था। हालांकि शारदा के मायके वालों ने हो हल्ला किया, पर रिश्तेदारों ने समझाया कि पैर फिसल गया होगा और नाले में गिरकर मर गई होगी। ये बात तो अनीता को उसकी शादी के बाद पता चली थी, लेकिन अरुण मिश्रा को तो वो कभी भी अपने बाप के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। रात भर अनीता को ये बात सताती रही कि कहीं शारदा की तरह अरुण मिश्रा ने उसकी मां को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई। अभी वो चाय पी ही रहा था कि पड़ोस के ज्ञानपाल उसके पास आया और बोला, बिलौटी में किसी औरत का शव एक खेत में मिला है। बिलौटी में शव मिलने की बात सुनकर चंद्रपाल का माथा ठनका। उसने ज्ञानपाल से पूछा, क्या शव की शिनाख्त हो गई है? नहीं, वो औरत आसपास के गांव की नहीं है। पुलिस का ख्याल है कि कहीं बाहर से लाकर उसे मारा गया है, ज्ञानपाल ने कहा। चंद्रपाल ने हाथ का प्याला वहीं मेज पर रखा और ज्ञानपाल के साथ बाहर निकल आया। उसने ज्ञानपाल को बताया कि बीते दिन उसकी सास भी दिल्ली से चली थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची है। ओह, तो चलो हम चलकर देखते हैं। ये कहकर ज्ञानपाल ने अपनी मोटरसाइकिल निकाल ली और दोनों बिलौटी आ गए, जहां एक खेत में भीड़ लगी हुई थी और पुलिस बल भी मौजूद था। भीड़ को एक ओर करके चंद्रपाल ज्ञानपाल के साथ थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण के पास पहुंचा। उसने कहा, लाश की शिनाख्त हुई है क्या? नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला कि ये महिला कौन है। लेकिन तुम कहां से आए हो? लक्ष्मी नारायण ने पूछा। साहब, मैं धानुकपुर से आया हूँ। शव को देखना चाहता हूँ। मेरी सास कल सुबह दिल्ली से मेरे ससुर के साथ चली थी, पर अभी तक घर नहीं पहुंची, चंद्रपाल ने कहा। तो तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारी सास तो तुम्हारे ससुर के साथ ही होंगी, लक्ष्मी नारायण ने कहा। साहब, अब आपको क्या बताऊं, मेरा ससुर एक शातिर दिमाग का आदमी है।
मेरी सास के साथ उसकी पटरी नहीं बैठती। मुझे डर है कि कहीं उसने कोई कांड ना कर दिया हो, चंद्रपाल ने कहा। लक्ष्मी नारायण ने सिपाही से कहा, इन्हें शव का मुंह दिखाओ। तो सिपाही ने जैसे ही शव के मुंह पर से चादर हटाई, चंद्रपाल चीख पड़ा, साहब आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये तो मेरी सास गीता है। कल दिल्ली से अपने पति अरुण मिश्रा के साथ चली थी, लेकिन हमारे घर नहीं पहुंची। मेरी पत्नी रात भर परेशान रही, पर अरुण इनको मार भी सकता है ऐसा हमने सोचा नहीं था। पुलिस ने राहत की सांस ली कि चलो शव की शिनाख्त तो हो गई, अब इस महिला को किसने मारा है इसके बारे में तो जांच करके ही पता चलेगा। अनीता को जब अपनी मां के कत्ल के बारे में पता चला तो उसने अपना सिर पीट लिया। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। पुलिस ने गीता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अरुण मिश्रा के पीछे मुखबिरों का जाल फैला दिया। लेकिन मुखबिर ने सूचना दी कि अरुण मिश्रा तो अपने घर पर पहुंचा ही नहीं था। लक्ष्मी नारायण सोच में पड़ गए कि कहीं हत्यारों ने अरुण मिश्रा को भी मारकर ठिकाने तो नहीं लगा दिया। चंद्रपाल द्वारा दिए गए नंबर पर कई बार ट्राई किया गया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। अरुण मिश्रा के पिता वीरेंद्र मिश्रा से पूछताछ की गई, लेकिन वीरेंद्र मिश्रा ने कहा ना तो उसने कभी अरुण की दूसरी पत्नी गीता को देखा था और ना ही अरुण ने अपने गांव आने की कोई सूचना ही दी थी। तो फिर अरुण कहाँ गया? हफ्ते भर तक कहीं से कोई शव की सूचना भी नहीं मिली थी। लक्ष्मी नारायण ने सभी थानों में वायरलेस से पूछताछ भी कर ली थी। पुलिस को पूरा शक था कि इस मामले में जरूर अरुण मिश्रा का ही हाथ है। उसके घर के चारों ओर चौकसी बढ़ा दी गई। वीरेंद्र मिश्रा से पूछताछ करने पर यह भी पता नहीं चल सका कि दिल्ली में अरुण कहाँ काम करता था, लेकिन मंडावली स्थित उसके घर में पुलिस को ताला लगा मिला। पड़ोसियों और मकान मालिक ने बताया कि गीता के साथ जब से वो गांव गया है वापस ही नहीं लौटा है। पुलिस का शक अब पुख्ता हो गया था कि जरूर गीता की हत्या में अरुण मिश्रा का ही हाथ है। अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, आखिर तो वो पुलिस के हत्थे तो चढ़ ही जाता है। वही गलती उसे उसके अंजाम तक पहुंचाती है। इधर एक दिन मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि अरुण मिश्रा को उसके बिलौटी स्थित घर में देखा गया है। इससे पहले कि वो फिर भाग निकले, पुलिस ने दबिश देकर अरुण मिश्रा को दबोच लिया। पुलिस के शिकंजे में आते ही अरुण मिश्रा बौखला गया। उसने कहा, मैंने क्या किया है? आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? थाने चल, सब पता चल जाएगा। कहते हुए सिपाहियों ने उसे गाड़ी में बैठाया। थाने आने पर अरुण ने लक्ष्मी नारायण के पैर पकड़ लिए और बोला, साहब मैं तो आज ही दिल्ली से आया हूँ, मगर आपके सिपाही मुझे पकड़ लाए हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरा जुर्म क्या है। लक्ष्मी नारायण ने कहा, तुम परेशान मत हो, पुलिस केवल अपराधियों को ही सजा देती है। हमें तो तुम सिर्फ इतना बता दो कि गीता कहाँ है। ओहो तो ये बात है साहब, आपको क्या बताऊं, मैं तो खुद गीता से परेशान हूँ। वो एक चरित्रहीन औरत है। पिछले महीने मेरे मना करने के बाद भी घर से कहीं चली गई। साहब उसके दोस्तों की कमी नहीं है, किसी दोस्त की यहाँ पड़ी होगी। अरुण ने कहा, क्या तुम ये बात दावे के साथ कह सकते हो कि गीता अपने किसी दोस्त के पास गई है? लक्ष्मी नारायण ने पूछा। हाँ साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आप मेरा विश्वास करें, अरुण ने कहा। लक्ष्मी नारायण ने सिपाही को गीता के कपड़े लाने को कहा। इसके बाद लक्ष्मी नारायण ने पूछा, इस साड़ी को पहचानते हो? मरते समय ये साड़ी तुम्हारी पत्नी के जिस्म पर थी। अरुण ने गिरगिट की तरह रंग बदला और हाय गीता कहकर रोने लगा था। उसका नाटक देखकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। उन्होंने अरुण की पीठ पर कसकर डंडा जमाया और उसे लॉकअप में बंद कर दिया। अरुण को समझ में आ गया था कि उसका नाटक अब खत्म हो गया है। इसी बीच पुलिस उसके घर से वो बैग भी ले आई जिसमें मृतका के कपड़े और अन्य सामान था, जिसे मृतका की बेटी ने पहचान लिया था। इसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। एसपी लव कुमार और एएसपी बनी अहमद ने पूछताछ की तो अरुण मिश्रा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 19/3/2009 को अरुण मिश्रा के खिलाफ अपराध संख्या 281/9 धारा 302, 201 और 120B का केस दर्ज कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। पहले ये केस अज्ञात के नाम दर्ज किया गया था। अरुण ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि वो गीता को अपने साथ दिल्ली से लाया था। गीता पहली बार ससुराल आ रही थी, पर अरुण की नीयत के बारे में उसे जानकारी नहीं थी।
बिलौटी पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। एक खेत के पास पहुंचते ही अरुण ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों द्वारा जो कहानी सामने आई उससे पता चलता है कि शातिर दिमाग आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एटा जिले के थाना सिद्धपुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है बिलोटी। यहीं रहता है वीरेंद्र मिश्रा। वीरेंद्र मिश्रा का एक ही बेटा था अरुण। अरुण बचपन से ही तेज दिमाग का था, इसलिए वीरेंद्र उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। स्कूल में अरुण अच्छे नंबरों से पास तो होता रहा, लेकिन बचपन से ही वो कुछ ना कुछ खुरापात करता रहता था। वीरेंद्र मिश्रा अपने बेटे को समझाता रहता कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन अरुण मिश्रा पिता की बात को हंसकर टाल जाता था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अरुण जवान हो गया था। इंटर करने के बाद वो दिल्ली चला गया, जहां उसकी किसी फैक्ट्री में नौकरी लग गई। निर्मला और वीरेंद्र अब बेटे का घर बसाने को चिंतित थे। अरुण का घर बस जाए तो घर में कुछ रौनक आ जाए, इसलिए रिश्ते के लिए भागदौड़ शुरू हो गई। इसी बीच वीरेंद्र को पता चला कि थाना गंज डुंडवारा के गांव नगरा भवन के सूरजपाल की बेटी शारदा शादी के लायक हो गई है। सूरजपाल एक खाता पीता किसान परिवार था। उसके शारदा के अलावा 2 बेटे थे, सोहन और रमेश। वीरेंद्र और सूरजपाल में रिश्ते की बात चली। सूरजपाल को लगा कि वहां उसकी बेटी सुखी रहेगी। आखिर रिश्ता तय हो गया और शारदा दुल्हन बनकर वीरेंद्र मिश्रा के घर आ गई। शादी के मौके पर अरुण छुट्टी लेकर आया था। निर्मला ने पूछा, दुल्हन को साथ में लेकर जाओगे? नहीं माँ, वहाँ छोटा सा कमरा है और अभी गृहस्थी का कोई सामान भी नहीं है, इसलिए ये यहीं रहेगी। मैं आता जाता रहूंगा, अरुण ने कहा। शारदा भी गांव की लड़की थी। उसने कभी किसी बड़े शहर का मुंह नहीं देखा था, इसलिए गांव में रहकर सास ससुर की सेवा करने लगी। कभी कभी अरुण भी आ जाता। इसी बीच शारदा गर्भवती हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियां आ गई थी। निर्मला पूरी नहीं समा रही थी। इधर कुछ समय से अरुण घर पर नहीं आया था। पूछने पर कह देता कि छुट्टी नहीं मिल रही। शारदा पति से अलग उदास रहने लगी तो निर्मला ने तय किया कि वो शारदा को दिल्ली भेज देगी। अगली बार जब अरुण गांव आया तो माँ बाप के कहने पर ना चाहते हुए भी उसे शारदा को दिल्ली ले जाना पड़ा। दिल्ली पहुंचने पर शारदा खुश थी, लेकिन उसकी इस खुशी की उम्र बहुत कम थी। पहले ही दिन अरुण देर से घर लौटा। शारदा ने देखा कि उसने शराब पी रखी थी। शारदा भौचक्की रह गई। अरुण आते ही सो गया। सुबह उसने शारदा से माफी मांगी और कहा कि दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी। शारदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अरुण का असली रूप यही है। अरुण रात में शराब पीकर घर में घुसता था। कुछ ही दिनों में शारदा को यह भी पता चल गया कि अरुण बाजारू लड़कियों के साथ भी संबंध बनाता है। ये सब सहना मुश्किल था, इसलिए शारदा ने विरोध करना शुरू कर दिया तो अरुण ने मारपीट शुरू कर दी। शारदा धीरे धीरे अरुण से तंग आने लगी, लेकिन अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने तय किया कि गांव जाकर वो अपने सास ससुर को सब कुछ बता देगी। मंडावली में जहां अरुण किराए के मकान में रहता था, वहीं सामने वाले मकान में एक फौजी की विधवा गीता भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। शारदा ने महसूस किया कि गीता के साथ अरुण के अंतरंग संबंध थे। इस बात को लेकर भी रोज लड़ाई होती थी। आखिर एक दिन शारदा ने साफ कह दिया कि मैं गांव जाना चाहती हूँ। अरुण भी शारदा से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन इन दिनों गीता के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ रही थी। यही नहीं, गीता के पास पैसा भी था। वो उसके साथ ऐश करना चाहता था, लेकिन इसके लिए शारदा से छुटकारा जरूरी था। फिर वो एक दिन शारदा को लेकर बस द्वारा दिल्ली से दोपहर के समय निकला। सिद्धपुरा पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उसने बस से उतरकर बच्चे को गोद में लिया और बैग कंधे पर डाल लिया। उसका खुरापाती दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो लोग जैसे ही नाले के पास पहुंचे, उसने शारदा को जोर का धक्का दिया। वो नाले की दलदल में जा गिरी। अरुण बेटे को साथ लेकर अकेला घर पहुंचा तो निर्मला ने बहू के बारे में पूछा। माँ, तुम्हारी बहू चरित्रहीन थी, सो भाग गई। अब बबलू को तुम ही संभालो, अरुण ने कहा। निर्मला को विश्वास ही नहीं हुआ। शारदा तो बहुत ही नेक लड़की थी। वो समझ गई कि लड़के ने ही जरूर कुछ गड़बड़ की है, लेकिन उसने माँ बाप को कुछ नहीं बताया।
अगले दिन नाले में से सफाई कर्मचारियों ने एक शव निकाला जिसे लोगों ने पहचान लिया। शव अरुण की पत्नी शारदा का ही था। शव को देखकर अरुण रोने लगा था। उसने पुलिस को बताया कि वो लोग दिल्ली से देर रात घर लौटे। सिद्धपुरा तक सब कुछ ठीक था, मगर फिर अचानक शारदा गायब हो गई। रात अधिक हो जाने की वजह से खोजा नहीं जा सकता था, इसलिए वो सुबह से ही खोज कर रहा है। शारदा के मायके वाले भी सूचना मिलने पर आ गए। वे लोग अरुण पर इल्जाम लगाने लगे, लेकिन रिश्तेदारों ने बीच बचाव करके मामले को रफा दफा करवा दिया। शारदा का अंतिम संस्कार कर दिया गया और ये मान लिया गया कि रात के अंधेरे में उसका पांव फिसल गया होगा। शारदा के अंतिम संस्कार के बाद अरुण निश्चिंत हो गया और बबलू को माँ बाप के पास ही छोड़कर दिल्ली चला गया। अब वो बेखौफ था। दिल्ली आने के बाद उसने गीता को बताया कि शारदा नाले में गिरकर मर गई है। धीरे धीरे अरुण और गीता की नजदीकियां बढ़ रही थी। वास्तव में गीता को नहीं मालूम था कि अरुण की दृष्टि उसके मकान पर थी। इस सबसे बेखबर गीता अरुण के नजदीक आ रही थी। एक दिन अरुण ने गीता से कहा, अब तो लोगों को भी हमारे संबंधों के बारे में पता चलता जा रहा है और मोहल्ले में हमारी बदनामी भी हो रही है। बेहतर होगा कि हम इस रिश्ते को कोई नाम दे दें। लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखो अरुण, मेरे 3 बच्चे हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, गीता ने कहा। गीता, यदि तुम मुझसे शादी कर लोगी तो बच्चों को भी पिता का प्यार मिल जाएगा, वरना हमारा संबंध नहीं चल सकता, क्योंकि समाज की भी परवाह करना जरूरी है। फिर मेरे माँ बाप भी मुझ पर दूसरी शादी करने का दबाव डाल रही है। कई रिश्ते भी आए, अरुण ने कहा। गीता सोच में पड़ गई। पति की मौत के बाद उसका दोस्त अरुण उसकी जिंदगी में आ गया था। दरअसल शरीर की भूख उसे अरुण के नजदीक ले आई थी। धीरे धीरे अरुण ने उसकी जिंदगी में जगह बना ली थी। वैसे भी मर्द के बिना जीवन काटना मुश्किल था। मकान में उसने 2 किराएदार रखे हुए थे, लेकिन उनके किराए से मुश्किल से गुजर हो सकती थी। इधर अनीता भी जवान हो रही थी, उसकी भी शादी करनी थी। बबीता और नरेंद्र की पढ़ाई की भी चिंता थी। आखिर काफी सोच विचार के बाद गीता ने शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। अरुण तो चाहता ही यही था। उसका शातिर दिमाग तेजी से काम कर रहा था। दूसरी ओर गीता नहीं जानती थी कि वो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रही है। फिर गीता और अरुण ने कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद अरुण ने अपना किराए का घर छोड़ दिया और गीता के घर में आकर रहने लगा। शादी के कुछ दिन बाद का समय तो ठीक चला, लेकिन फिर अरुण ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। अरुण ने एक दिन गीता से कहा, अनीता जवान हो गई है, हम उसकी शादी कर दें तो ठीक रहेगा। शादी? ये क्या कह रहे हो? वो तो अभी सिर्फ 17 साल की है और मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ, गीता ने कहा। ओहो, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं है। उसे कौन सी नौकरी करनी है? मैं उसके लिए अपने गांव के आसपास अच्छा रिश्ता देखूंगा, वो खूब सुखी रहेगी। अरुण ने अपनी मीठी मीठी बातों में गीता को फंसा लिया और चंद्रपाल के साथ उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद अनीता अपनी ससुराल चली गई। अब बारी थी बबीता और नरेंद्र की। गीता तो धीरे धीरे अरुण के प्यार में खो चुकी थी। मौका देखकर अरुण ने एक दिन गीता से कहा, क्यों ना हम बबीता और नरेंद्र को हॉस्टल में डाल दे। हॉस्टल में क्यों? घर में क्या जगह नहीं है बच्चों के लिए? गीता ने कहा। गीता, तुम समझती क्यों नहीं? हॉस्टल वाले स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चों की जिंदगी बन जाएगी, अरुण ने समझाया। गीता ने सोचा अरुण ठीक ही बोल रहा है, इसलिए उसने अपनी सहमति दे दी। और फिर अरुण एक दिन दोनों बच्चों को साथ ले गया और अनाथ आश्रम में डाल आया। गीता को जब पता चला तो वो भड़क उठी, लेकिन अरुण ने समझाया कि अनाथ आश्रम में अच्छी शिक्षा दी जाती है। गीता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अरुण के साथ अब वो बिगड़ भी नहीं सकती थी। इसी बीच अरुण ने एक दिन गीता से कहा, ये मकान तो हम दोनों के लिए काफी बड़ा है, बच्चे तो अपने अपने ठिकाने पर हैं। मकान बेचकर जो पैसा मिलेगा बैंक में डाल देंगे, उसका ब्याज खूब मिलेगा जो बच्चों के काम आएगा। हमारा क्या है, हम तो किराए के मकान में भी रह सकते हैं। अरुण की मोहब्बत में अंधी गीता ने एक दिन उसकी बातों में आकर मकान बेचने का फैसला भी ले लिया। उसने अपनी बेटी और दामाद के साथ मशवरा करने की जरूरत भी नहीं समझी थी। इधर अरुण ने षड्यंत्र का ऐसा जाल बुन लिया था कि जिसमें से बाहर निकल पाना गीता के लिए मुश्किल था। गीता यूं तो अरुण पर पूरा विश्वास करती थी, पर मकान के मामले में कसमकस में थी। गीता की कसमकस को देखकर अरुण ने कहा,
यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारे बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोच रहा था। गीता ने सोचा अरुण उसका पति है, ठीक ही बोल रहा है। आखिर एक दिन गीता का मकान 7 लाख रुपए में बिक गया। मकान से मिले पैसों को बैंक में अरुण ने ज्वाइंट खाते में डाल दिया। गीता समझ ही नहीं पाई कि उसने अपने लिए कैसा गड्ढा खोद लिया है। मकान को बेचने के बाद उन्होंने किराए का एक छोटा सा कमरा ले लिया। किराए के कमरे में आने के बाद गीता ने महसूस किया कि उसने अपना मकान बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब क्या हो सकता था। अरुण अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से थोड़े दिनों तक तो गीता को बहलाता रहा, पर गीता को कभी कभी लगता कि अरुण कोई सीधा साधा आदमी नहीं है। बच्चों को अनाथ आश्रम में भर्ती करना भी गीता को खटकने लगा था। इसके बाद अरुण ने रंग दिखाना शुरू किया। एक दिन वो गीता से बोला कि 1 लाख रुपए की जरूरत है, तुम बैंक चलो, पैसा निकाल लाते हैं। गीता ने उसे घूर कर देखा और कहा, वो रुपया तो मेरे बच्चों के लिए है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अरुण के लाख समझाने पर भी जब गीता नहीं मानी तो अरुण समझ गया कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई है। अब रुपया पाने का एक ही रास्ता था, गीता को ठिकाने लगाना, और वो इस बारे में सोचने लगा। आखिर उसे पुराना हथकंडा याद आया। दिल्ली में गीता को मारकर बच निकलना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने गांव ले जाकर मारने का निश्चय किया। उसने गीता से कहा, चलो किसी दिन गांव चलते हैं, तुम मेरे घर वालों से भी मिल लेना और अपनी बेटी से भी मिल लेना। गीता ने भी सोचा कि काफी दिन से वो बाहर नहीं निकली है। वैसे भी अरुण की हरकतों से उसका मन उदास था, इसलिए वो गांव जाने के लिए तैयार हो गई। 9/11/2009 को वे लोग गांव के लिए सुबह निकलने वाले थे, लेकिन अरुण इधर उधर होता रहा, इसलिए दोपहर में बस पकड़कर वे लोग चल दिए। सिद्धपुरा पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। अरुण का सातिर दिमाग जाल बुन रहा था, जबकि गीता इन सबसे बेखबर थी। मौत का काला साया गीता के सिर पर मंडरा रहा था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। इधर अरुण जल्द से जल्द गीता से छुटकारा पा लेना चाहता था। वे लोग जब सिद्धपुरा में उतरे तो काफी रात हो गई थी। गीता ने कहा, अब रात में गांव कैसे पहुंचेंगे। अरुण ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, ये हमारा अपना क्षेत्र है, कोई हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसके बाद वे लोग बातें करते साथ साथ चलने लगे। रात काफी हो गई थी और चारों ओर सन्नाटा था। वातावरण में केवल उनकी चलने की आवाजें ही आ रही थी। फिर पता नहीं क्यों गीता का दिल धड़कने लगा। उसने अरुण से कहा कि मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। अरुण ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। गीता ने पूछा। मेरा ये मतलब है कि थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। ये कहते हुए अरुण गीता के पास आया और झपटकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगा। गीता समझ गई कि अरुण पर विश्वास करके उसने कितनी बड़ी गलती की है, पर काफी देर हो चुकी थी। काफी हाथ पैर मारने के बाद भी वो खुद को बचा नहीं सकी। गीता की हत्या करने के बाद अरुण उसका बैग लेकर फरार हो गया। काफी दिन इधर उधर घूमने के बाद ये जानने के लिए गांव में आया कि मामले में क्या हुआ है। पुलिस को तो उसी का इंतजार था और पुलिस के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच गए। फिलहाल अरुण जेल में है, मगर अनीता को अफसोस है कि मां की नादानी के कारण पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।